जो कल वाली क्लास थी बेटा, कल हम लोग काइनेमेटिक्स स्टार्ट किए थे। ठीक है, अच्छा टॉपिक कौन कौन सा कवर किए थे समझिए। हम लोग पढ़े थे रेफरेंस फ्रेम, पढ़े थे। रेफरेंस फ्रेम में भी हम लोग पूरा जाने थे किसके बारे में, कोऑर्डिनेट फ्रेम के बारे में। ठीक, कोऑर्डिनेट फ्रेम की हेल्प से फिर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट की क्या डिफाइन किए थे, पोजीशन। क्या डिफाइन किए थे, पोजीशन। दो तरीके से, पहला इन टर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स, और आपको हम बताए थे इन टर्म ऑफ वेक्टर, इन टर्म ऑफ वेक्टर। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट हम लोग पढ़े थे कि पोजीशन चेंज कैसे होता है। ठीक है, पोजीशन चेंज कैसे होता है। तो इस पोजीशन चेंज होने में हमें तीन तरीके मिले थे, जिसमें से एक, जब तीन पोजीशन कोऑर्डिनेट में से केवल एक पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था, तीन में से केवल दो पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे थे, तीन में से तीनों पोजीशन कोऑर्डिनेट्स क्या हो रहे थे, चेंज हो रहे थे। तो हमने कहा था कि ये जो मोशन होगा 3 डायमेंशनल मोशन होगा, और इस केस में जो पार्टिकल होगा वो कहां मूव करेगा, स्पेस में। इस केस में 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे थे तो 2 डायमेंशनल मोशन होगा, और जो पार्टिकल है वो कहां मूव करेगा, प्लेन में। इस केस में है ना 1 डायमेंशनल मोशन था, और पार्टिकल कहां जा रहा था, स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म कर रहा था, और कहे थे कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन आल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। कौन सा मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक, तो ये तीन तरीके से पोजीशन चेंज हो रही थी। उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हमने बताया कि कब उसका मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा, कब प्लेन में होगा, कब 3 डायमेंशनल में होगा। अगर कोई पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ना चेंज हो, कोई, ना 1 ना 2 ना 3, कुछ नहीं, 0 पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हो, कोई भी पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ना चेंज हो ऑब्जेक्ट का विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर या रेफरेंस फ्रेम, तो वो बॉडी कहां होगी, रेस्ट पे। अदरवाइज इन तीनों केस में क्या होगी, मोशन में होगी। तो इतने टॉपिक हम लोग कवर कर चुके थे। ठीक है ना। अगर इसको शॉर्ट में एकदम रिवाइज किया जाए तो ऐसे रिवाइज करेंगे कि ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस या जेड एक्सिस बना लीजिए इसको, और ये हो गई वाई एक्सिस, है ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला ये जो प्लेन है, ये प्लेन, ये होगा एक्स वाई प्लेन, और ये जो जेड और एक्स वाला है ये होगा जेड एक्स प्लेन, और ये जो आपका वाई जेड वाला है ये होगा वाई जेड प्लेन। ये आपका जहां पे तीनों एक्सिस कट करती हैं ओरिजिन होता है। अगर कोई पॉइंट पी है ना, तो उसके साथ 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। एक कि उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई और एक्स प्लेन से कितना है, एक्स वाई प्लेन से। तो एक्स वाई प्लेन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है जेड। देखो एक्स वाई प्लेन है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट की क्या होगी, जेड। वाई जेड प्लेन है तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, एक्स, क्योंकि वाई और जेड प्लेन है। जेड एक्स प्लेन है तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वाई। तो इस तरीके से हर पार्टिकल के पास 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई जेड, और इसका कोऑर्डिनेट पोजीशन ऐसे लिखा जाता है एक्स वाई जेड इन टर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स। जब इसी को हम लोग वेक्टर में लिखते हैं तो इसका पोजीशन वेक्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ओ से पी तक पोजीशन वेक्टर बनाएंगे, ओपी, और ये हो जाएगा एक्स आई वाई जे और जेड के। आई जे के क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, है ना। अब ये जो 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं
ये जो तीन कंपोनेंट है अलोंग द एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्सिस, अगर ये तीनों बदल रहे हैं, बॉडी तीनों को बदल रही है, इसका मतलब 3 डायमेंशनल मोशन है, बॉडी स्पेस में मूव कर रही है। अगर इन तीनों में से कोई दो बदल रहा है तो 2 डायमेंशनल मोशन है, यानी बॉडी कहाँ है, प्लेन में मूव कर रही है। ठीक है, और अगर तीनों चेंज हो, कोई एक चेंज हो रहा तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, 1 डायमेंशनल मोशन। और अगर कोई ना चेंज हो तो बॉडी कहां पे है, रेस्ट पे है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर या विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा, है ना, वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टॉपिक क्या है हमारा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, तो यही टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। ठीक, अब समझिए बात, ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टॉपिक है आपका, है ना, इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझिए, जब कोई बॉडी कहीं एक जगह है, एक जगह फिक्स है, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो निकाला नहीं जाएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या होना चाहिए, किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। जब पोजीशन चेंज होगी तभी बात पैदा होती है डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, अब देखते हैं, अगर कोई बॉडी यहां पे है, पार्टिकल यहां पे है, और ये पार्टिकल इस तरीके से मूव करता हुआ यहां पहुंचा सी पे, किस रास्ते से होते हुए, बी से। किससे होते हुए, बी से। तो समझिए, अगर हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएं, तो ये आपका ओरिजिन, ये ओरिजिन क्या हो गया, ओरिजिन। ठीक है, मान लेते हैं ये जो ए वाला पॉइंट है, ए वाला पॉइंट, ए वाले पॉइंट की पोजीशन वेक्टर क्या होगी, पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना सीख लीजिए। देखिए, ओ से ए तक, ओ से ए तक हम लोग क्या करेंगे, ऐसे वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया ओ ए वेक्टर। कौन सा वेक्टर, ओ ए वेक्टर। जब वेक्टर का इनिशियल पॉइंट अगर ओरिजिन पे है तो वो पोजीशन वेक्टर है, ये खासियत है पोजीशन वेक्टर की। अगर बी का, सी का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है तब ओ से सी तक, ये क्या हो जाएगा, ओ सी वेक्टर। ओ ए वेक्टर क्या होगा, आर ए वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं, और ओ सी वेक्टर क्या होगा, आर सी वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं, समझिए, अगर ए का कोऑर्डिनेट्स दिया है x1, y1, z1, बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2, तो जो आर ए है, ओ ए वेक्टर यानी आर ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर यानी आर ए वेक्टर, वो इस तरीके से लिखा जाएगा, x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस z1k। और जो ओपी वेक्टर है, ओसी वेक्टर, ओसी वेक्टर वो इस तरीके से लिखा जाएगा, आर सी इज इक्वल टू x2i y2j प्लस z2k। आपको पता चल रहा है, जब ये यहां पे है तो वेक्टर ये होगा, यहां पे होगा तो वेक्टर बदल जाएगा, यहां पे होगा तो वेक्टर बदल जाएगा, यहां तक आएगा ना। सिमिलरली अगर यहां पे होगा तो वेक्टर ऐसे यहां नहीं आएगा, यहां पे होगा तो ये वेक्टर यहां नहीं आएगा, यहां पे होगा तो वेक्टर यहां नहीं आएगा, यहां पे वेक्टर होगा यहां आएगा, यहां पे वेक्टर होगा यहां पे आएगा, यहां पे वेक्टर होगा यहां पे आएगा। पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है कि नहीं, ऑब्जेक्ट मोशन में है ना, पोजीशन वेक्टर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अगर हम आपसे पूछें कि इन दोनों की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है कि अलग अलग है, तो आप क्या कहेंगे, अलग अलग है, क्योंकि दोनों का पोजीशन वेक्टर अलग अलग है।
अलग अलग है क्योंकि दोनों के पोजीशन कोऑर्डिनेट अलग अलग हैं। अलग अलग है क्योंकि दोनों पॉइंट प्लेन में अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, इसलिए भी अलग अलग है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बोलिए। ठीक, अब बात आती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दोनों लेंथ होती हैं। क्या होती हैं? लेंथ। दोनों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होती है? लेंथ होती है। ठीक, अब ये जो लेंथ है समझिए, डिस्टेंस कौन सी लेंथ है, बस आप देखते रहिए ध्यान से। डिस्टेंस जो है, बात समझिएगा, जब कोई एक बात बताई जाती है तो इसलिए बताई जाती है ताकि आगे कुछ बताया जाए तो आपको दिक्कत ना हो। हमने कहा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों लेंथ होती है, तो अगर दोनों लेंथ हो गई तो दोनों की यूनिट मीटर हो गई, SI यूनिट। और यूनिट्स की अगर आप बात करेंगे तो किलोमीटर हो गया, और अगर आप बात करेंगे तो सेंटीमीटर हो गया, और बात करेंगे तो मिलीमीटर होगा। यानी लेंथ की जितनी भी यूनिट्स हैं सब इसकी यूनिट होंगी। लेकिन जब आप SI यूनिट की बात करेंगे तो सिर्फ क्या होगी? दोनों की मीटर होगी। तो आपको समझाना ना पड़े कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की दोनों की यूनिट सेम होगी। समझिए सेंस, जो चीज बताई जाती है तोड़ के क्यों बताई जाती है। कहा गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही लेंथ है, तो अगर लेंथ है तो यूनिट सेम होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस है पाथ लेंथ। डिस्टेंस क्या है? पाथ लेंथ। अब पाथ लेंथ का मतलब यहां कैसे निकालेंगे? जब डिस्टेंस निकालेंगे तो ये देखेंगे कि पाथ क्या है। तो जो पाथ है बेटा, सबसे पहले देखेंगे पाथ क्या है। जो पाथ है वो है AB से होता हुआ क्या है? पाथ C। ABC ये आपका पाथ है, ये आपका क्या है? पाथ है। तो लेंथ ऑफ पाथ ABC यही क्या होगी? डिस्टेंस होगी। लेंथ ऑफ पाथ ABC यही क्या होगी? डिस्टेंस होगी। ठीक है ना? पाथ यानी रास्ता। रास्ता कैसा भी हो सकता है, किसी भी रास्ते को आप स्पेसिफिक डायरेक्शन से नहीं जोड़ सकते पाथ की लेंथ को। पाथ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी आप नहीं कह सकते कि ये जो पाथ है इस पे जो चला होगा वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में चला होगा। वो चाहे जिधर इधर चला है ना, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है कोई लेना देना किसी भी स्पेसिफिक। देखो ये डायरेक्शन यहां बता रही है, लेकिन फिर ये यहां बताने लगी, फिर यहां बताने लगी, ये इधर बताने लगी, इधर बताने लगी। किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन से कोई लेना देना इसका नहीं है। नहीं है तो ये जो इस डिस्टेंस होती है ये हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है। यूनिट दोनों की क्या होगी? SI यूनिट मीटर होगी, और यूनिट क्या होगी? किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर सब होगी। ठीक, बात समझ में आई? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों लेंथ होती है, लेकिन डिस्टेंस पाथ की लेंथ होती है। डिस्टेंस क्या होती है? पाथ की लेंथ होती है। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम उस रास्ते को देखेंगे। जब भी डिस्टेंस निकालना होगा तो उस रास्ते को देखेंगे जिस रास्ते पे पार्टिकल चला है। क्वेश्चन कठिन कैसे होता है? क्वेश्चन कठिन ऐसे होता है, आसान कैसे होता है? पूरा पाथ बना दिया, थोड़ा बहुत मैथ लग रही है, जैसे 2 + 3 = 5, तो क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। थोड़ी सी और मैथमेटिक्स डाले, ट्रायंगल बना दिए, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है तो थोड़ा सा और टफ लगेगा। सर्कल बना दिए, 2πr सर्कमफ्रेंस लगाना है तो आपको थोड़ा और कठिन लगेगा। वेक्टर डाल दिए, 2r sin थीटा लगाना है, देखना दोनों वेक्टर 90 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, थोड़ा सा और कठिन लगेगा। और मैथमेटिक्स डाल दिए, मैक्सिमम मिनिमा डाल दिए तो और कठिन लगेगा। सेम मैथमेटिक्स हर जगह फिजिक्स में लगाई जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखिए
अब ये हो गया, डिस्टेंस का काम हो गया। अभी आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। अभी किस पे आते हैं? डिस्प्लेसमेंट पे। ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट को मतलब होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, उसकी लेंथ से, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जो चीज स्ट्रेट लाइन होती है वो सबसे शॉर्टेस्ट होती है, जरा सा भी मोड़े तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, है ना। तो अगर कोई कह रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो बहुत ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है? शॉर्टेस्ट ही होती है। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होती है? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, है ना। समझ। तो ए को बी से हमने मिलाया, सी से हमने मिला दिया। समझिए, जब ए को हमने सी से मिलाया और कहा कि ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये जो वैल्यू होगी स्ट्रेट लाइन वाली वैल्यू, ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगी। और हमेशा जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो देखेंगे शुरू कहां से हुआ है, खत्म कहां हुआ है, दोनों को एक लाइन सेगमेंट से मिला देंगे। ठीक, आप बताओ, अगर आप यहां से यहां तक एकदम सीधे जाना चाह रहे हो स्ट्रेट लाइन में, तो आप एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाओगे कि नहीं? क्या आप डायरेक्शन बदलोगे? और अगर डायरेक्शन बदले तो स्ट्रेट लाइन फिर वो नहीं रह जाएगी, है ना। इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट जब भी बनेगा तो आप हमेशा इनिशियल पोजीशन से सीधा किसकी तरफ बनाएंगे? फाइनल पोजीशन की तरफ। इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट के पास अपनी डायरेक्शन आ जाती है, और वो डायरेक्शन क्या होती है? इनिशियल टू फाइनल। डायरेक्शन आ जाने की वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? वेक्टर क्वांटिटी। क्या हो जाता है? वेक्टर क्वांटिटी। समझिए, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो तीन चीजें, इसका मैग्नीट्यूड होगा, इसकी डायरेक्शन होगी, इसको वेक्टर अलजेब्रा से सॉल्व किया जाएगा। जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो क्या लगाएंगे? वेक्टर अलजेब्रा लगाएंगे। रिजोल्यूशन, एडिशन, सबट्रैक्शन, सब जो कुछ भी है सब। ठीक, वो तो जब क्वेश्चन करेंगे तब लगाएंगे। अब यहां आते हैं, डायरेक्शन क्या हुई इसकी? फ्रॉम ए टू सी, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अब मैग्नीट्यूड क्या हो गया? मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए एंड लाइन सेगमेंट ए सी, या लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड सी, है ना। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जो कहे मन कहे वो कह लीजिए, समझा दिया आपको, सब कुछ कह सकते। ठीक, अब सबसे छोटी डेफिनेशन बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, कौन सी डेफिनेशन? सबसे छोटी डेफिनेशन। चलिए मैथमेटिक्स लगाते हैं, ध्यान से देखिए। वेक्टर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालना तो वेक्टर से ही तो निकलेगा। ध्यान से समझिएगा, क्या ये और ये सेम ऑर्डर में है? बोलिए, ध्यान से देख लीजिए, ये और ये सेम ऑर्डर में है। जब दो वेक्टर सेम ऑर्डर में होते हैं, जब दो वेक्टर सेम ऑर्डर में होते हैं
वेक्टर एडिशन वाला रूल, ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। जब दो वेक्टर सेम ऑर्डर में होते हैं और इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दूसरी साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो ट्रायंगल की तीसरी साइड को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अपोजिट इन ऑर्डर। देखिए ये गए, इसका ऑर्डर अपोजिट हो गया, क्योंकि डायरेक्शन ये है ना, सेम ऑर्डर में होता तो यहां गए, यहां आए, फिर यहां आते ना, लेकिन ये देखिए ऐसे है, ऑर्डर क्या हो गया, अपोजिट। आपको क्या कहते हैं रिजल्टेंट निकालते समय, पहले वाले का इनिशियल लेंगे, दूसरे वाले का फाइनल। देखो पहले वाले का इनिशियल, दूसरे वाले का फाइनल, यानी ये कौन वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे यहां बगल में लिखा जाता है, ठीक है। बात समझ में आई? हो गया। एसी तुम्हारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एसी कौन सा वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। एसी वेक्टर इज इक्वल टू हो गया आरसी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, एक उधर लेते हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट, एसी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, आरसी माइनस एसी क्या होगा, हमारी उम्र 50, कुछ दिन बाद, अभी मान लिया 30, तो 50 माइनस 30 करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, डिफरेंस इन एज, डिफरेंस इन एज, एज में डिफरेंस ही तो आएगा। ए से सी हुआ तो सी में से ए माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा ए से सी बनने में टोटल कितना चेंज हुआ। तो हम 30 से थे 50 के हुए, टोटल चेंज कितना हुआ, 20 का। ए से सी हुआ, टोटल चेंज कितना हुआ, डेल्टा आर जो भी आएगा। डिस्प्लेसमेंट की सबसे छोटी डिफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज टोटल चेंज इन पोजीशन वेक्टर, बस। डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज टोटल चेंज इन पोजीशन वेक्टर, मींस फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। समझे? ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक। कोई दिक्कत इसमें? तो डिस्टेंस क्या हुई, डिस्टेंस क्या हुई, पाथ लेंथ। पाथ कौन सा, जिसपे चलते हुए पार्टिकल ए से कहां गया है, बी पे गया है, जिससे चलते हुए ए से कहां गया है, बी पे गया है या सी पे गया है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, टोटल चेंज इन पोजीशन वेक्टर, यानी पोजीशन में जितनी टोटल चेंजिंग हुई है। या डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड होगा और क्या होगी, डायरेक्शन होगी, और ये क्या करेगा, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करेगा। जब इसके पास मैग्नीट्यूड होगा तो आप पता करिए व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। The magnitude of displacement is the straight line distance between initial and final position, shortest distance between initial and final position, length of line segment joining initial and final position. Now what is the direction of displacement? Direction of displacement is always from initial to final. अगर जरा सा भाई इधर उधर हुआ तो फिर स्ट्रेट लाइन रह नहीं जाएगा, ठीक है। तीसरी बात, न्यूमेरिकल लगाते समय हमेशा ध्यान देंगे कि डिस्प्लेसमेंट को कैसे ऐड किया जाएगा, वेक्टरली, विद द हेल्प ऑफ वेक्टर, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस देखते हैं, कोई सवाल नहीं लगाएंगे, कुछ प्रैक्टिस देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखने आ रहा है कि नहीं, ठीक। चलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले सबसे सिंपल लेते हैं, एक पार्टिकल है ए पे, है ना। ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता हो आपको किसी न किसी बुक में मिले, क्वेश्चन कराने की इच्छा नहीं है ऐसा कोई सड़ा क्वेश्चन, ठीक है। कम कराएंगे बेहतर कराएंगे, ठीक। ध्यान से देखिए, ए से गया बी पे, बी से गया सी पे, सी से गया डी पे, डी से वापस आ गया बी पे, है ना। ये 5 है, ये भी 5 है, ये 6 है ना। समझिए, आपसे पूछा गया कि डिस्टेंस क्या होगा,
चाहे छोटा सवाल हो चाहे बड़ा सवाल हो, जब भी आप डिस्टेंस निकालेंगे तो न्यूमेरिकली ऐड करना जरूरी नहीं है। सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो अपने आप से कहना कि डिस्टेंस का मतलब पहले पाथ देखिए और फिर उस पाथ की लेंथ देखिए। क्वेश्चन ये आएगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन डिस्टेंस से जब भी लगाना पड़ेगा आपको, कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि आपको क्या देखना है, पाथ और उसकी लेंथ। तो पहले पाथ देखते हैं। ए से गया है बी पे, फिर सी पे, फिर डी पे, फिर वापस आया है सी से होता हुआ बी पे, है ना। अब पाथ की लंबाई देखते हैं। यहां से यहां तक 5, फिर 5, फिर 6, फिर 6 और फिर 5। ठीक, 1 2 3 15, 4 5 25, 25 2 27, क्योंकि एक एक बड़ा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 27 मीटर। जब डिस्प्लेसमेंट देखेंगे जब क्या देखेंगे, जब डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट देखते समय हम अपने आप को याद दिलाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट निकालते समय सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखा जाता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। जो ऐसा वेक्टर जो इनिशियल पोजीशन को फाइनल से क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, तो देखो इनिशियल से ड्रॉ करेंगे कहां तक, फाइनल तक। कहां तक? फाइनल तक। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 5 मीटर, 5 मीटर फ्रॉम ए टू बी, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। स्ट्रेट लाइन में इसके अलावा, स्ट्रेट लाइन में अगर पार्टिकल मूव करेगा, अगर मूव करेगा तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। फिर हो सकता हो कि यहीं पे कोऑर्डिनेट दिया रहे। क्या दिया रहे? कोऑर्डिनेट्स दिया रहे। तो कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा तो आप फिर ऐसे नहीं घटा पाएंगे जैसे इसको किए हैं। फिर क्या करेंगे, ए और बी है ना, तो उसके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फार्मूला लगा के क्लास 10th वाला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, अंडर रूट करेंगे तब डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, आ गया। अब आ गए ट्रायंगल पे। किस पे? ट्रायंगल पे। ठीक है, तो देखिए ये चूजों वाला सवाल, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, इधर गया 3 यूनिट, इधर गया 4 यूनिट, ए से स्टार्ट हुआ, बी पे, बी से गया सी पे। आपसे पूछा गया कि कितना डिस्टेंस होगा, तो आप कहेंगे, खुद बार बार कहेंगे, जब भी लगाएंगे आप कहेंगे कि डिस्टेंस हुआ, समझिए अभी आके इतना तेज चाटा मारेंगे कि सब नींद गायब हो जाएगी और जिंदगी भर सोना भूल जाएंगे, बदतमीज कहेंगे। आए, अब सब नींद भुलवा देंगे। दिमाग नहीं ठिकाने हैं। ए से गए बी पे और ए से बी पे आए कितना यूनिट? 3 यूनिट। कितना यूनिट? 3 यूनिट। बी से गए कितना यूनिट? 4 यूनिट। अच्छा, ये नॉर्मली गए हम। ठीक, तो जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस क्या होगी बताओ? डिस्टेंस है 3 यूनिट 4 यूनिट, 3 यूनिट 4 यूनिट को ऐड करेंगे कितना आएगा? 7 यूनिट। तो जब पाथ निकालेंगे तो अपने आप को बताएंगे कि पाथ ए से बी का है, बी से सी का है, तो दोनों को जोड़ दिया। इसके बाद आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। फिजिक्स पढ़ते समय कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी, वही दिक्कत होगी जहां आपने खुद को नहीं समझा और आपको जो बताया गया उसको नहीं समझा। पढ़ाते जाएंगे, अभी जैसे मैथमेटिक्स आती जाएगी आपकी हालत खराब होती जाएगी और ये जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। जब एक बार लगा लेंगे तो खत्म हो जाएगा, नहीं लगाएंगे तो जिंदगी भर करते रहिए, कोई सवाल नहीं पैदा होता करने का। देखिए ध्यान से, अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन तक वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, ये बन गया वेक्टर।
ये कौन सा वेक्टर है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा है आपका? AC। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी फ्रॉम A to C along AC, along AC, A से C की तरफ। और जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये कैसे निकाला जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम कहती है √3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5। बहुत बार बताएं, 3 4 5 होता है, 8 6 10 होता है, 5 12 13 होता है। ठीक है, 12 5 17 होगा, 144 होगा, ये 25 होगा, 169 होगा। ठीक, सॉरी 12 5 तो उतना होगा, क्या बोलते हैं, 13 होगा। ठीक है, 12 17 289 होता ना, 15। ठीक है, 15 के साथ जब लेके बनेंगे तो बनेगा। ठीक, 15 और 8 लेना पड़ेगा, 225 और 64 हो जाएगा। देखिए 8 से भी नहीं होगा ना, ये हो गया, क्यों हो जाएगा? हाँ 8 से ही होगा, 15 8 17। ठीक है, याद रहना चाहिए। थोड़ा सा होता क्या है कि कुछ टाइम तो हमारा बचता ही है, श्योर बचेगा। देखो ध्यान से, ट्रायंगल वाला भी हो गया। अब आते हैं स्क्वायर पे। थोड़ा सा और देख लीजिए, ट्रायंगल वाला 3 डायमेंशन में देख लीजिए। किसमें? 3 डायमेंशन में। ये हो गई 3 एक्सिस, ये हो गई Z एक्सिस, ये हो गई X एक्सिस, ये हो गई Y एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया आपका प्लेन। प्लेन, ठीक है, ये क्या हो गया? प्लेन। कोई दिक्कत इसमें? अब समझिए, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, वो कर क्या रहा है? पहले अलोंग द X एक्सिस, अलोंग द X एक्सिस जब जाएगा तो हो सकता हो आपसे कहा जाए टुवर्ड्स द ईस्ट गया, टुवर्ड्स द ईस्ट गया। अलोंग द X एक्सिस, अलोंग द X एक्सिस ये चला 3 यूनिट। कितना यूनिट? 3 यूनिट, 3 यूनिट। ठीक, उसके बाद क्या किया? उसके बाद अलोंग द Y एक्सिस, अलोंग द Y एक्सिस ये चला 4 यूनिट। ठीक, अब समझो, ध्यान से देखो। ठीक है, इसके बाद ये क्या कर रहा है? इसके बाद ये सीधे है ना 12 यूनिट चल रहा है, और वो भी कहां? अलोंग द Z एक्सिस। अलोंग द Z एक्सिस, ऊपर की तरफ। तो अब पूछा जाएगा व्हाट इज द डिस्टेंस? व्हाट इज द डिस्टेंस? तो समझिए ध्यान से, ये एक्स वाई प्लेन में पहले चला है, अलोंग द X एक्सिस, ईस्ट या वेस्ट, ईस्ट या वेस्ट, अलोंग द X एक्सिस बताए थे। अलोंग द Y एक्सिस, नॉर्थ या साउथ, नॉर्थ या साउथ। अलोंग द Z एक्सिस, अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको डिस्टेंस निकालनी है। अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस होगी पाथ लेंथ। डिस्टेंस क्या होगी? अगर डिस्टेंस पाथ लेंथ होगी तो ये होगा 3 4 और 5, 3 4 7, 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12 यूनिट। कितना यूनिट? 12 यूनिट हो गया। अभी क्या निकालना है आपको? डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है? समझिए, जो वेक्टर है, वेक्टर हमें सीधा सा, वेक्टर हमें सीधी सी बात बताता है कि अगर कोई वेक्टर अलोंग द X एक्सिस I है और अलोंग द Y एक्सिस J है, अलोंग द Z एक्सिस के C है,
तो इसकी जो वैल्यू होगी, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सीधे वेक्टर से निकलेगा, है ना, along the x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस। ठीक, समझ में आ रहा है? अब समझिए, उस चीज को हम यहां से करके दिखाते हैं। पहले तो एक्स वाई प्लेन में है, पहले क्या है, एक्स वाई प्लेन में आपका जो वेक्टर होगा, आपका जो वेक्टर होगा, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो होगा ये। लेकिन ये निकालोगे कैसे आप? ट्रायंगल तो बना ही नहीं हुआ अभी ये अलग है, ये अलग है, अभी ट्रायंगल नहीं बना हुआ, ये ऐसे है, समझो कैसे है। ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, अभी तुमने इसको और इसको ज्वाइन किया है, तो फिर क्या करेंगे? फिर ये वाली लाइन निकालेंगे, ये वाली, ताकि ये ट्रायंगल बने 90 डिग्री का। अच्छा, चूंकि ये एक्स वाई है तो ये भी कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री पे, ये भी 90 डिग्री पे है। जब एक्स वाई है तो 90 डिग्री पे नहीं होगा। ये देखिए अलोंग द कहां है? वाई एक्सिस, ये अलोंग द कहां है? एक्स एक्सिस। तो जब 90 डिग्री पे है तो देखो इसका अंडर रूट, चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। आप जानते हो ये हो जाएगा 5, 3 और 4 है तो क्या आता है? 5, यानी ये आया 5। 5 का मतलब 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर आया, यही मतलब है 5 का मतलब 3 स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ठीक है, या ऐसे कह लीजिए रूट के अंदर 5 का स्क्वायर, तब भी कोई गलत बात नहीं है, 5 बाहर नहीं आ जाएगा उसमें से। बोलिए, आप समझिए। अब ये 5 है, ये भी 5 है, तो आपको ये निकालना है कि नहीं? ये निकालना है ना। क्या होगा ये ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में थोड़ी सी मैं चेंजिंग कर रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको जानबूझ के 12 ले रहा हूं, लेना भी चाहिए, थोड़ी सी बड़ी है तो थोड़ा सा ज्यादा ले लिए, इसलिए ले रहे हैं ताकि तीनों अलग अलग दिखाई दे आपको, जैसे वहां दिखाई दे रहे हैं। समझिए, अब ये 5 हो गया, ये 12 हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये कैसे निकालेंगे? अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो देखिए क्या होगा, अंडर रूट, ये क्या हुआ, ये हुआ 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 अंडर रूट के अंदर अगर 5 का स्क्वायर है तो अंडर रूट के अंदर अगर 5 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है बताइए? 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यही मतलब है ना। इसके बाद क्या आ गया? 12 का स्क्वायर। बताइए, ध्यान से देखना, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर हुआ कि नहीं? क्या तुम्हारे लिए सही है? ये बार बार दो ट्रायंगल बना के लगाना सही है कि वेक्टर लगाना सही है? सीधे वेक्टर लगाएंगे। वेक्टर लगाएंगे तो आपको पहले से याद है, आई जे के फॉर्म में है, तो ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। लेकिन तब अगर ये आई जे के फॉर्म में हो जाए तब, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, अपवर्ड डाउनवर्ड में रहे तब। और अगर नहीं है तो फिर रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिजोल्यूशन करके अलोंग द एक्स एक्सिस, और कहां ले जाएंगे? अलोंग द वाई एक्सिस। फिर उसके बाद लगाएंगे आई और जे का स्क्वायर। ठीक, आगे अब आ जाइए स्क्वायर पे। ये स्क्वायर है, ए है, ए है, ए है और ए है। ये ले लिए ए, ये बी छोड़िए, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। जो ऑब्जेक्ट है आपका, है ना, वो पी से स्टार्ट किया है, 2 राउंड कंप्लीट किया है। कितना? 2 राउंड कंप्लीट किया है। उसके बाद जाके पहुंचा फाइनली आर पे, 2 राउंड कंप्लीट किया और कहां पहुंचा? आर पे। समझिए, पहला राउंड हरा वाला, दूसरा राउंड
ठीक। तीसरा कहां पहुंचा? आर पे। कहां पहुंचा? आर पे। ठीक, क्लियर है सब? समझिए ध्यान से। इसके बाद अगर आपको डिस्टेंस निकालनी हो तो डिस्टेंस का मतलब होता है पाथ की लेंथ। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? पाथ की लेंथ। तो आप पाथ की जब लेंथ देखेंगे तो देखो 2 राउंड पूरा कंप्लीट किया, एक राउंड में 4 बार ए होगा, 2 राउंड में 8 बार हो जाएगा, फिर उसके बाद गया क्यू पे, फिर गया आर पे, तो 2 बार हो गया, टोटल हो गया 10 ए। टोटल क्या हो गया? 10 ए हो गया, 10 ए। इसके बाद समझिए, जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकालते समय हमारा जो वेक्टर होगा, है ना, जो वेक्टर होगा हमारा, वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे होगा। ठीक, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे। पी से डायरेक्ट कहां पे? आर पे। इनिशियल से फाइनल पे। जब इनिशियल से फाइनल तक आपका वेक्टर बन गया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका पी आर वेक्टर फ्रॉम पी टू क्यू। फ्रॉम पी टू क्यू, ये इसकी डायरेक्शन हो गई। मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा बताइए? ध्यान से देखिए, ये ए दोनों 90 डिग्री पे हैं। बताए थे कि अगर 2 फोर्स 90 डिग्री पे हैं तो इनकी वैल्यू रिजल्टेंट क्या आता है? f√2। ए और ए क्या आ जाएगा? a√2। क्या आ जाएगा? a√2। फ्रॉम पी टू पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तब भी वही होगा। a² + a², 2a², 2 बाहर नहीं आ पाएगा, a बाहर आ जाएगा, a√2। ठीक है, क्या हो जाएगा? a√2। ठीक, टाइम जोड़ दें, टाइम जोड़ दें। टाइम ये जोड़ दें कि ये जो पी से जब ये स्टार्ट कर रहा है तो 40 सेकंड में, कितने में? 40 सेकंड में। 40 सेकंड में ये एक राउंड कंप्लीट करता है। 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करता है। 140 सेकंड में ये कहां होगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालिए। सॉरी, 140 में नहीं, हाँ 140 सेकंड में। तो 140 सेकंड में, या आपसे कह दिया गया कि 2 मिनट 20 सेकंड में, तो 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब वही हुआ 140 सेकंड। तो 2 मिनट 20 सेकंड को पहले आप समझेंगे कि हो गया 140 सेकंड। 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है तो 40 × 120, 3 राउंड पूरा हो गया, 20 सेकंड और बचा, यानी एक राउंड आधा। यही सेम सवाल, लेकिन वो और टफ हो जाएगा क्योंकि टाइम लगा दिया गया, मैथमेटिक्स डाल दी गई। क्वेश्चन यही रहेगा, लेकिन यहां तक आप तब पहुंचे नहीं पाएंगे। जब टाइम से निपट पाएंगे तभी पहुंच पाएंगे। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मान लिया आ गए सर्कल पे। किस पे आ गए? सर्कल पे। जब सर्कल पे आ गए, ध्यान से देखिएगा, सर्कल पे आ गए, सबसे चूजों वाला सवाल कि सेमी सर्कल से यहां से गया यहां पे, सेमी सर्कल पे, और सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो है 7। कितनी है? 7। और पार्टिकल ए से गया है बी पे। ए से कहां गया है? बी पे। इस तरीके से, तो अगर ए से बी पे गया है तो जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? क्या होगी डिस्टेंस? डिस्टेंस ये होगी, ये जब पूरा सरकमफ्रेंस होता है तो 2πr सरकमफ्रेंस होता है। आधा है तो आधा कर लेंगे, यानी πr होगा। πr होने का मतलब π22/7 हो जाएगा, r7 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक आएगा। ये सब एकदम चूजों वाले सवाल हैं, इतना भी नहीं लगवाया जाता बच्चों को, ये भी जान लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ए से बी तक चूंकि डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट में आप अपने आप को जरूर एक बार बताएंगे कि इनिशियल पोजीशन से कहां जाना है? फाइनल।
तो जब आप इनिशियल से फाइनल जाएंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो वेक्टर हो जाएगा ए बी वेक्टर। फ्रॉम ए टू बी वैल्यू कितनी होगी 7 और 7 मिला के 14, 7 और 7 मिला के 14। और क्वेश्चन ये आगे बढ़ेगा, कहा जाएगा कि जब ए से बी पे गया, ए से बी पे गया तो इसको लगा 7 सेकेंड, तो बताइए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो आप कहेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होती है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो गई? स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो गई? वेलोसिटी। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से निपट पाएंगे तब आप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के पास पहुंचेंगे, क्योंकि वहां पे भी क्या निकालना पड़ेगा? पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। टाइम तो दिया ही रहेगा, टाइम में क्या रखा है, ठीक है। आगे इसके बाद बनाए पूरा सर्कल। ठीक, पूरा सर्कल बनाए, और जब पूरा सर्कल बना लिए है ना, तो इसके 4 हिस्से बांट दिए। जब 4 हिस्सों में इसको बांट दिए तो ये हो गया 4 टुकड़े जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके हर एक टुकड़े को कहा जाता है क्वाड्रेंट। हर एक टुकड़े को क्या कहा जाता है? क्वाड्रेंट। ठीक, क्वेश्चन समझिए। एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करना चाह रहा था, लेकिन मूव करते करते बस वो 1/4 ऑफ सर्कल मूव किया। कितना? 1/4। ऑफ सर्कल मूव किया। जब उसका मोशन बस 1/4 हुआ है ना, 1/4 हुआ है, तो ये यहां ए से जाएगा बी पे 1/4। 4 टुकड़े में से बस एक टुकड़ा मूव किया 1/4, ठीक है। तो अगर 1/4 गया तो ए से गया बी पे। अब ए से गया बी पे, तो इसका मतलब समझिए, जब आप डिस्टेंस निकालेंगे तो पाथ देखेंगे। पूरा पाथ होता है 2 पाई आर, इसके 4 टुकड़े हो गए, 4 आप भी कर दीजिए पाई आर बाई 2, आप भी कर दीजिए पाई आर बाई 2। इसके बाद समझिए, जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो आप ये कहेंगे कि देखिए ये यहां से गया है यहां पे, ठीक है। जब यहां से यहां गया तो इनिशियल पोजीशन इसकी ए और फाइनल पोजीशन इसकी बी। अगर दोनों की रेडियस ए ले लें या आर ही ले लीजिए तो ये हो जाएगा आर। चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनता दिखाई दे रहा है तो आप आसानी से कह सकते हैं कि ये हो जाएगा r√2। लेकिन हमेशा आपको 90 डिग्री नहीं मिलेगा, लेकिन आर आर हमेशा मिलेगा। तो अगर कोई जनरल एंगल है थीटा, तो बात समझिए आर आर वैल्यू हो जाएगी 2r sin थीटा बाई 2, 2r sin थीटा बाई 2। अगर वैल्यू 2r sin थीटा बाई 2 हो गई तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2r sin 90 हो जाएगा तो 45 sin 45 का मतलब 1/√2। √2 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 आपका 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, r√2 वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? आएगी वही। तो आप कहेंगे तो इसको क्यों पका रहे हैं फिर? ये हर जगह लग जाएगा, ये हर जगह नहीं लगेगा। हो सकता हो ये 60 डिग्री मूव किया हो, तब क्या करेंगे आप? हो सकता हो 30 डिग्री मूव किया हो, तब क्या करेंगे आप? तो आपको इस मैथमेटिक्स में आना पड़ेगा। तो 1/4 सर्कल, अगर कह दिया 3/4 सर्कल, इसका मतलब यहां से चला है और यहां तक आया 3 टुकड़ा। कितना टुकड़ा? 3 टुकड़ा। इनिशियल से फाइनल पोजीशन ये वेक्टर बनाएंगे, फिर आर और ये हो जाएगा r√2। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अब क्या होगा? इसका 3/4 3/4 होगा। 3/4 किसका? 2 पाई आर का, 3/2 पाई आर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से धीरे 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 पूरी मैथ इसमें आती चली जाएगी, है ना। इवन कैलकुलस तक आ जाएगा।
ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? अब अगर ऐसा हो कि सर्कुलर पाथ में मूव तो कर रहा है, लेकिन बस कितना गया 60 डिग्री, आर और आर कितना गया 60 डिग्री, और आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। कितना निकालना है ये ध्यान रहेगा हमेशा कि ट्रिग्नोमेट्री में साफ तौर पे आपसे कहा गया था कि थीटा ऑलवेज इन रेडियन, थीटा हमेशा और हमेशा किसमें होगा? रेडियन में होगा। किसमें होगा? मान लेते हैं चलो यहां 60 है तो भी तुम कर लोगे, लेकिन ये कैसे निकालोगे? ये कर्व वाला कैसे निकालोगे? अगर ये 60 है तो देखो ये आर है, ये आर है, तो फिक्स है ये भी आर होगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाता है। ज्योमेट्री लगा के कर लेंगे, है ना? क्या लगा के कर लेंगे? ज्योमेट्री लगा के कर लेंगे। नहीं ज्योमेट्री लगेगी तो आपको पता था 60 होता है तो क्या होता है? √3 होता है, और अगर 90 है तो √2 होता है। नहीं ये भी लगेगा तो कहेंगे 2r sin थीटा बाई 2 30 डिग्री, तो 2r sin थीटा sin 30 कितना होगा? 1/2 sin 60 था ना। देखो पहले इसको, यहां पे अगर तुम्हें लेंथ निकालनी है, लेंथ, अब 60 डिग्री पे मान लिया, देखो है 60 डिग्री, हो सकता हो कुछ दूसरा एंगल हो, और तुम्हें लगानी हो लेंथ, तो तुम क्या करोगे? ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे। तुम्हें बताया गया थीटा बराबर L/R, थीटा बराबर L/R, तो L बराबर क्या हो जाएगा? थीटा इंटू R। थीटा हमेशा रेडियन में होगा, थीटा हमेशा रेडियन में होगा, तो जो 60 डिग्री हो कितना होगा? π/3। 60 डिग्री कितना होगा? π/3, π/3 इंटू R। ठीक है, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू रखेंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, लेंथ मिल जाएगी। यानी लेंथ, ये जो जिस रास्ते पे चला ये क्या होगी? डिस्टेंस। ठीक है, पूरा समराइज कर ले रहे हैं, समझिए। डिस्टेंस क्या होती है? पाथ की लेंथ होती है। पाथ की क्या होती है? लेंथ होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? क्या होता है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर होता है। चेंज इन पोजीशन वेक्टर होता है। डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। अगर ऑब्जेक्ट एकदम सीधे जा रहा है, सीधे जा रहा है, पीछे वापस ही नहीं आ रहा है, सीधा जा रहा है, ठीक है, तो अगर सीधा जा रहा है वापस नहीं आ रहा है, तो जो वैल्यू डिस्टेंस की होगी वही वैल्यू क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अलग अलग नहीं होगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू क्या होगी? एकदम सेम होगी। बात समझ में आ गई? बोलिए, कोई दिक्कत इसमें? हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना? तो बस इतना था। कल कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे।